Hello everyone. Today we'll be discussing Civil Services Preliminary Examination paper 1 of 2019. तो क्योंकि प्रीलिम्स बहुत नज़दीक आ चुका है तो वी नीड टू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्शंस में जिस तरीके से ऑप्शंस को प्लेस किया गया है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन पेपर को बनाना चाहिए एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग। वी हैव डिस्कस्ड 2023 का क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज 2019 का क्वेश्चन पेपर ऑल्सो. So we'll be discussing in 20 sets, like first 20 questions, then next 20 questions. So there'll be 5 videos of it. और ये पहला वीडियो है जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक डिस्कस करेंगे एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व द पेपर. सी इट इज नॉट पॉसिबल कि वी नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग. तो जैसे कि जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं या फिर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमें सब कुछ पता हो एंड ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमने जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ भी याद हो. सो वी हैव टू फॉर्मुलेट सम ऑफ द मेथड्स ताकि हम एग्जाम हॉल में विथ लिमिटेड नॉलेज जितना भी हमें पता है उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन करके हम आंसर्स तक पहुंचे. बिकॉज अगर आप ये सोचिएगा कि आपको सब कुछ पता हो तो ही आप पेपर बनाइएगा या फिर हम टेस्ट पे बनाते हैं तो वी फील कि लेट्स सपोज मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री के सोचते हैं कि हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता है या बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं है. हम सब कुछ एक बार कंप्लीट करके एंड देन वील मेक द टेस्ट. सो आई फील इट इज़ नॉट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आता है कि आपको सब कुछ याद हो. यू विल बी मिसिंग आउट सम थिंग्स. आपको कभी कोई डेटा फैक्ट नहीं याद होगा या फिर कोई आपका कोई कॉन्सेप्ट कहीं पे किसी जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. बट एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू कि आपका मेजोरिटी अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया है, आपने जितना भी आपको पढ़ना था आपने उसे ठीक से पढ़ लिया है एटलीस्ट, कि आपको आइडिया हो कि क्या चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं. एंड बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ फिलोसफी बिहाइंड इट, आपको फिलोसफी समझ में आ गया है, देन यू आर गुड टू गो एंड यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस. आप हम जैसे कि आंसर राइटिंग होता है तो आंसर राइटिंग ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू डीले. वी आर थिंकिंग कि नहीं, हमें अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बहुत सारे डेटा फैक्ट्स हमें नहीं याद है तो हम कैसे लिखेंगे, हम हमारा आंसर एनरिच नहीं रहेगा, हम अच्छे आंसर्स नहीं लिखेंगे. बट दैट इज द थिंग, यू हैव टू बिगिन विद वट एवर यू हैव. एंड ऑल्सो दिस इज विद द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीलिम्स ऑल्सो. वी टेंट कि हम टेस्ट नहीं बनाते, हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो वो सब छोड़ करके आप पहले बनाइए. एंड विथ दिस प्रोसेस ऑफ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप बनाएंगे, इट इज मोर बेनिफिशियल देन एनी ऑफ द टेस्ट पेपर्स. आप किसी भी कोचिंग के उठा लीजिए, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बनाइए. एंड सो आई एम डिस्कसिंग दीज क्वेश्चन पेपर क्योंकि आप टेस्ट तो बना लीजिएगा पर एट द एंड आपको यूपीएससी का ही पेपर आपको वहाँ बनाना पड़ेगा, वो कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर नहीं आ रहा है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चंस को प्लेस करता है एंड हाउ इट इज फॉर्मुलेटिंग सम ऑफ द एक हिडन आई वुड नॉट से, बट रादर एक एक पैटर्न चल रहा है, सेट पैटर्न ऑफ यूपीएससी, एंड वो उसी हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं. एंड मेनी ऑफ द टाइम हम जैसे क्वेश्चन पेपर एग्जाम हॉल में हमें मिलता है तो वी टेंड कि हमें नहीं भी समझ में आता है, वी फील कि मे बी सारे जितने भी मेथड्स है वो फेल हो गए हैं, जो भी हमने पढ़ा है एलिमिनेशन टेक्निक नहीं काम कर रहा है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ नॉट लाइक दैट. द अंडर करंट स्ट्रैटेजी जो है यूपीएससी का, जो अंडर करंट एक पैटर्न चल रहा है वो हमेशा चल रहा होता है, बी इट 2023, बी इट एनी ईयर. इट इज़ देयर एंड यू हैव टू बिलीव कि ये जो मेथोडोलॉजीज हमने निकाली है वो हमारी बनाई हुई नहीं है. वी हैव नॉट मेड इट, वी हैव जस्ट फिगर्ड आउट यूपीएससी के पास्ट 10 साल के 20 साल के क्वेश्चन पेपर को ही एनालाइज करके वी हैव फाउंड आउट कि ऐसा कुछ है कि देर आर सम सेट पैटर्न्स जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, एंड हमने बस उसे एक तरीके में समझ लिया है कि ये इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो we'll be discussing the 2019 paper. This is the first question which says with reference to Mughal India, what are the differences between जागीरदार and जमींदार. Okay, हमने ये टर्म सुना है, ये टर्म हमें पता है कि क्या है, पर लेट्स सपोज कि we do not know exactly क्या होता है. ठीक है, मुझे बस अगर जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे अगर जागीरदार का मीनिंग नहीं भी पता हो तो मुझे जमींदार तो मुझे समझ में आ रहा है कि किसी का जमीन होगा, जमीन द ओनर ऑफ द जो जमीन है उसका वील कॉल इट जमींदार. तो जागीरदार वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu of the judicial and police duties, whereas zamindars were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection.
तो फ्रैंकली स्पीकिंग एग्जाम हॉल में आपको नहीं पता होगा कि ये एग्जैक्टली यही हुआ हुआ होगा या नहीं, क्या ऑब्लिगेशन है क्या नहीं है। पर सी द थिंग इज यूपीएससी जब भी इस तरीके से दिए रहते हैं उनके पास स्टेटमेंट्स, और दो डेफिनेशन दिए रहते हैं, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है एंड वेयर एज लिखा हुआ है एंड ये दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस होता है कि ये दोनों को स्वैप कर दिया गया होगा। इसका डेफिनेशन ये हुआ होगा और इसका डेफिनेशन ये हुआ होगा। यू गेटिंग इट? या सो यही इसमें ज्यादा चांसेस है ये होने के, बिकॉज ये कई बार ऐसा आप प्रीवियस ईयर्स उठाइए एंड यू कैन सी कि ये दिस टाइम दिस दिस वे ऑफ क्वेश्चंस में यूपीएससी स्वैप कर देती हैं चीजों को। एंड आप देखिए जमींदार में बोला गया है होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स, जबकि जमींदार्स वुड बी होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स। ठीक है, बाकी का हमें नहीं पता, पर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट जमींदार ही होने चाहिए। तो इन दोनों के डेफिनेशंस को पलट दिया गया है। दूसरा है लैंड असाइनमेंट्स जागीरदार्स वर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वाज नॉट हेरिडेटरी। तो ये बताया जा रहा है कि ये एक है, जैसे कि पहले भी मैंने 2023 के पेपर में डिस्कस किया था कि ये बताया जा रहा है कि ये लैंड असाइनमेंट्स इसको है, दिस वन इज समथिंग एंड सेकंड इज नॉट समथिंग। तो ये भी ऐसे होते गलत होते हैं ये तरीके के, तो ये दोनों ही आपके गलत हो रहे हैं। एंड सी बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें नीदर हो। तो इफ यू आर फीलिंग कि आपका पहले नॉलेज लगाना होता है, ठीक है, आप पहले नॉलेज लगा लीजिए एंड देन यू आर गोइंग फॉर जो मेथड से। ठीक है, तो नॉलेज लगा लिया, मेथड लगा लिया एंड यू आर फीलिंग कि दोनों ही गलत जा रहे हैं, तो गो विथ डी आपका। इट इज नॉट नेसेसरी कि समटाइम्स ये यही तीनों में से कुछ सही हो, नीदर ऑफ द अबव हो रहे हैं सही कई बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स in independent India. Now it is talking about independent India. Which of the following statements is correct? Now the sealing laws were aimed at family holdings and not individual holdings. अच्छा, तो लैंड रिफॉर्म्स का हमें यहाँ पे यही चीज मैं बताने की कोशिश करी थी। यू नीड टू नो द फिलोसफी बिहाइंड द थिंग्स। आपको भले डेटा फैक्ट नहीं याद हो, आपको ये नहीं पता हो कि किस प्राइम मिनिस्टर ने कराया था, कौन से साल में हुआ था, भले यू डू नॉट रिमेंबर ऑल द फैक्ट, बट यू शुड नो द फिलोसफी ऑफ एवरीथिंग विच यू आर रीडिंग। एंड ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिखाता है, ये आपका मेच्योरिटी ऑफ रीडिंग दिखाता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि लैंड रिफॉर्म्स क्यों आए थे, क्यों किया गया था लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स वाज डन बिकॉज क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले ऐसा हुआ था कि कई जो जमींदार उनके पास बहुत सारे लैंड हो गए थे। जैसे कि लेट सपोज ये एक विलेज है और एक जमींदार के पास ही पूरा विलेज के सारे लैंड हो गए हैं, बिकॉज जो छोटे गरीब लोग थे जिनके पास छोटा छोटा लैंड था, वो उनको टैक्सेस भरना पड़ा था किसी चीज के लिए, एंड वो लोग अपना जमीन गिरवी रख करके जमींदार से पैसे लेकर के एंड दे लॉस्ट देयर लैंड। तो इट वाज हैपनिंग कि एक जमींदार के पास नेसेसिटी से ज्यादा लैंड हो गया था। तो लैंड रिफॉर्म्स वाज ब्रॉट ताकि लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके उन लोगों के उन लोगों को लैंड दिया जा सके जो लैंडलेस है। तो लैंड को जैसे बांट दिया गया था, जैसे ये इतना बड़ा सा लैंड है जिसको बांट दिया गया था ताकि जो जिनके पास लैंडलेस लोग हैं उनको भी लैंड मिल जा सके। जैसे कि अगर ये इतना बड़ा लैंड में आप लेट सपोज कि आप 16-17 लोगों को आप लैंड दे पा रहे हैं, तो दिस वाज द इंटेंशन बिहाइंड लैंड रिफॉर्म्स। तो ये मुझे पता है लैंड रिफॉर्म्स इसीलिए लाए गए थे। तो इसी फिलॉसफी से मिलता जुलता जो स्टेटमेंट होगा वील गो टू दैट। The sealing laws were aimed at family holdings and not individual holdings. Family holding का तो कोई वैसा बात जरूरी नहीं है। It was ये सही स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा है the major aim of land reform was providing agricultural land to all landless. देखिए all don't see कि ये तो एक्सट्रीम वर्ड है, नहीं, it was for all landless। आप क्यों किसी एक लैंडलेस को दीजिएगा दूसरे को नहीं दीजिए? दिस was discrimination and do not overthink on these चीज। ये आप फिलोसफी देखिए, ये फिलोसफी बिल्कुल सही मैच कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, it resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. This is absurd, कुछ भी बोला जा रहा है। And land reform permitted no exemption to the ceiling limits. This is also absurd, ऐसा कुछ भी नहीं था। लैंड रिफॉर्म का मेन कारण था यही कि मेजर एम यही था। सी दिस इज द मेजर एम। ठीक है, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि आपने जो पढ़ा है उसका मेजर जो फिलोसफी है वो वहां मैच कर रहा है, and it becomes easy to solve the question. Okay, next is global competitiveness report published by अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे सी जैसे कि पहले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स में है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस से हमें पता चलेगा। और ऑल्सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगर आप विकीपीडिया पेज पे आप देखिएगा तो मेजोरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो निकालती है उसमें आगे ग्लोबल होता है।
या तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट्स में आगे ग्लोबल होता है। तो दिस इज वन थिंग। एंड IMF आई थिंक 2 ही रिपोर्ट निकालती है एंड वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्ट निकालती है, पर वर्ल्ड बैंक इज नॉट देयर इन इस आंसर में, वो नहीं है। एंड ये इसका चांसेस बहुत कम है होने का। या सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द करेक्ट वन। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूपीएससी के लिए। तो व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, डू रीड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ लीजिए, IMF के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन से रिपोर्ट्स वो निकालते हैं। Okay, next is consider the following statements about the Charter Act of 1813. It ended the trade monopoly. Okay, Charter Act आपका हम देखते हैं कि Charter Act is there mentioned किया हुआ लक्ष्मीकांत ने भी, and you have also in history in like Spectrum if you are reading it. It ended the trade monopoly of East India Company in India, except for the trade in tea and trade with China. Next is asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories held by company. And third is it the revenues of India were now controlled by the British Parliament. So ये यहाँ पे नहीं हुआ था. Revenues of India were now controlled by the British Parliament was not happening here. सो मुझे ये पता था कि ये वाला चीज यहाँ पे नहीं हुआ था, ये थर्ड वाला मुझे पता था कि 1813 के चार्टर में ये तो नहीं हुआ था, क्योंकि आई हैड अ लाइक ओल्डर एडिशन ऑफ वो लक्ष्मीकांत, तो उसमें ये 1813 का चार्टर एक्ट दिया ही नहीं हुआ है। और मैंने जब इसमें देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिस इज कि ये अगर मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होंगे जो मैंने नहीं पढ़े होंगे, और एक अगर मैंने ये पढ़ा है कहीं और, तो यानी कि दिस वाज लेट्स सपोज इट वाज माय कंडीशन, अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो इस एक्ट में नहीं था। इतना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चार्टर ऑफ 1813 में ये चीज नहीं था। तो इफ यू कट 3 यू विल गेट डायरेक्टली ये दोनों चीज, बिकॉज सी ये वाला वी डोंट नो, एंड यहाँ पे नन ऑफ द अबव नहीं है, यानी कि इट इज टेलिंग कि तीनों गलत नहीं है, देयर इज समथिंग। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं कि देयर हैज टू बी, यहाँ पे आप ऑप्शंस का प्लेसमेंट देखिए, लाइक 1 and 2, 2 and 3 एंड 1 and 3, यानी कि ऑप्शंस भी 2 2 जो दो दो वाले ऑप्शंस है वो ज्यादा है, 3:1 के रेशियो में है आपका ऑप्शंस, यू कैन सी। तो ये बताने की कोशिश कर रही है कि इन्हीं में से, यही तीनों में से कोई होगा ऑप्शन सही, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा आपका लाइक आई वॉज नॉट नोइंग दिस कि चार्टर ऑफ 1813 में एग्जैक्टली क्या है, पर मुझे पता था कि ये मैंने कहीं पहले पढ़ रखा है। तो अगर मैंने चार्टर एक्ट नहीं पढ़ा था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं इसे पढ़ पाऊँ, यानी कि ये किसी और एक्ट में हुआ होगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड आउट थिंग्स। नेक्स्ट इज फिफ्थ, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट। अगर स्वदेशी मूवमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा इसे आप ठीक से कर लीजिएगा। स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इट इज, देखिए माइल्ड स्टेटमेंट है एंड इट इज लाइक सही सही बोला जा रहा है, कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनियस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये दिस स्टेटमेंट इज माइल्ड एंड करेक्ट। The National Council of Education was established as a part of Swadeshi movement. Now, this was clearly mentioned. ये तो चीजें हैं, and it is also correct. So both the statements are correct. Okay. बहुत माइल्ड स्टेटमेंट्स है यहाँ पूछे जा रहे हैं, बस आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको पता है या नहीं इनके बारे में। तो स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। देन नेक्स्ट इज या सी दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में ओनली 2 वाले अब सही होते हैं, पर 3 वाले भी, लाइक अगर आपको नहीं पता है या फिर आपको कोई आइडिया नहीं, आपका नॉलेज नहीं काम कर रहा है, देन यू हैव टू गो फॉर कि आपका जो मेथड वो बोलता है कि ओनली 2 यानी कि 2 सही होने चाहिए। पर इफ यू आर नोइंग थिंग्स, सी ये ऑर्गेनाइजेशंस आर कंपैरेटिवली नॉट वेरी मच एक्सट्रीम, आपको ये पता है बहुत सारे, ये भी पता है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, तो अनटचेबिलिटी का बात कौन करते थे, हमेशा गांधी जी अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते थे, तो महात्मा गांधी, ये तो बिल्कुल सही है। देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नायकर, तो वी ऑल्सो नो कि ये भी सही है। तो 1 and 3 इज करेक्ट। 1 and 3 अगर एक ही ऑप्शन है 1 and 3 वाला, दिस इज करेक्ट। इफ यू डू नॉट नो दिस, आई वाज लाइक कि मुझे ये दोनों बिल्कुल अच्छे से याद थे, ऑल इंडिया किसान सभा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, या दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इफ यू आर नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग, तो आपको 2 पता है, तो ये दोनों तो पता है, तो ये 1 and 3 होगा, ठीक है। Okay, now which of the following is not a Harappan site? Yeah, see these types of questions I was talking about. Like 2023 में Congo Basin करके कोई क्वेश्चन आया था, तो
हाउ आर दे प्लेसिंग क्वेश्चन, सी यहाँ पे आपका बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। ऑप्शंस आप देखिए, चानो दारो, कोट दीदी, शौगर एंड देसलपुर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, in which of the following relief sculpture inscriptions is Rani Ashok the king Ashok mentioned along with the stone portrait of Ashok? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे भी आपका शौगुरा है एंड यहाँ पे भी आपका शौगुरा है। तो सी हाउ इज यूपीएससी प्लेइंग विद द ऑप्शंस। ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ही 8 क्यों दिया गया है यहाँ पे, जाकि ये जो शौगुरा है, बिकॉज इट इज हिंटिंग कि दोनों में से किसी एक का आंसर जो शौगुरा है। ओके, ये आप सोचिए कि ये अगर क्वेश्चन 98 में रहता तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आपको ये ऑप्शन याद भी रहे। बट इट इज टेलिंग, यूपीएससी इज टेलिंग कि दोनों में से किसी एक का है, आप उसको लगा के आइए। इट इज हिंटिंग यू दैट दिस इज द आंसर। मतलब इसमें नहीं, दोनों में से किसी एक में कि शौगुरा आंसर है, आप आपको हिंट कर रहा है यहाँ पे। तो ईदर ऑफ द टू में यू हैव टू मेंशन कि शौगुरा इज वन ऑफ द आंसर। ठीक है, ऐसे तो चांदूदारो, अदरवाइज सी कोट दिन चांदूदारो तो सबने पढ़ा है, ये तो बहुत सिंपल सा है। दिसलपुर आपको चांसेस कम है कि याद हो, पर डीएनसी में आपको चुनना है तो एक यही आपका, क्योंकि वहां पे पहले भी मेंशन, यहाँ पे अगेन ये वर्ड मेंशन है, तो यू हैव टू टिक विद दैट। ठीक है, एंड दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगर आपने दोनों में से किसी को कर दिया तो आपको वैसे पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, पर स्टिल अदरवाइज इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा जगह है यहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Now see, which of the above is a feature of Mahayan Buddhism? Okay, so Mahayan Buddhism के बारे में, Jainism Buddhism is also one of the favorite topics of यूपीएससी। डू नॉट लीव इट एट एनी कॉस्ट। जितने भी क्वेश्चन जेनिज्म बुद्धिज्म से पूछे गए हैं अभी तक, जितने भी टर्म्स हैं या फिर आइडियोलॉजीज हैं, कुछ भी पूछा गया है, बिल्कुल अच्छे से उसे कंप्लीट करके जाइए। डू नॉट लीव एनीथिंग विद जेनिज्म बुद्धिज्म जो कि अभी तक पूछा गया हो। या सी महायान बुद्धिज्म इट सेज कि deification of Buddha and treating the path of Bodhisattvas, image worship and rituals. So all these were the part of Mahayan Buddhism, क्योंकि महायान is the greater wheel, तो इसमें सब कुछ ये सब कुछ होते थे कि मूर्ति पूजन होती थी, और फिर बोधिसत्व का ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, ये सब कुछ होता था पहले, रिचुअल्स वगैरह होते थे महायान बुद्धिज्म में। सो इट इज अ माइल्ड स्टेटमेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड इट इज ऑल द थ्रीज आर करेक्ट। ओके, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विष्टि, तो फोर्स्ड लेबर के बारे में पता है, विष्टि वाज अ फोर्स्ड लेबर इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्ता पीरियड के टाइम में होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, डू नॉट गेट नर्वस कि हमें हमें नहीं पता इसके बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में, आई हैव नॉट रेड प्रॉपर्ली। इट इज आस्किंग, बिल्कुल यहाँ फिलोसफिकल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, और आपका बेसिक जो क्वेश्चंस का पीछे जो फिलोसफी है, वो आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट, वो आप आपका देखना चाहते हैं, तो बी वेरी मच कॉन्फिडेंट कि we'll somehow figure out कि how the options are framed. तो यहाँ पे बोला गया है, it was considered a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. तो ये माइल्ड स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट विल मूव। इट वॉज टोटली एबसेंट, इतना एक्सट्रीम वर्ड टोटली एबसेंट कैसे आप बता सकते हैं इन मध्य प्रदेश का त्योहार, मतलब कि आपका सिर्फ ये दोनों जगह में नहीं होगा और बाकी जगह पे होगा। इट इज absurd एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना, आप देख के डरिए मत क्वेश्चन को। See, this is completely absurd and wrong. The forced laborer was entitled weekly wages. इतना बड़ा ironic statement। एक तो forced labor है, उसको weekly wages मिलेगा, तो forced labor कैसे होगा फिर? लाइक फोर्स लेबर है तो चलो ठीक है, आप हाउ इट इज कि ये तो फोर्स लेबर है, और उस जमाने में तो कौन वीकली वेजेस का प्रावधान करेगा? लेबर ब्यूरो थोड़ी है वहां पे। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हाउ इट इज एंटाइल्ड विद वीकली वेजेस। ओके, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वाज सेंट एज अ फोर्स्ड लेबरर। तो दिस इज ऑल्सो नॉट कि आपका इतना बड़ा स्टेटमेंट ये दे रहा है, एंड इधर आपको अगर ये भी फिर भी आपको डाउटफुल लगे कि ये हो सकता है, तो दोनों में से आपको कौन सा कंपैरेटिवली कम एक्सट्रीम लग रहा है? इट वाज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लेबर जो है वो आपका काम करेगा, एंड द स्टेट विल जनरेट इनकम आउट ऑफ दैट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो दिस ऑल्सो, ये भी एक टैक्स था, एक तरह का टैक्स था जो कि पीपल पे कर रहे थे। So this is also, this more milder than this, maybe eldest son नहीं, maybe all the sons को भेजा जाता होगा, anything can happen. So eldest son को हमेशा जरूरी नहीं है, we do not know actually basically, ये और ये statement fact दे दिया जा रहा है, and this is milder, एक definition sort of दिया जा रहा है, तो ये definition वाला ज्यादा chances है सही होने के। Moving on to next question. ओके, यहाँ पे अगेन विजयनगर, यहाँ पे तो सीधे सीधे विजयनगर, क्योंकि विजयनगर इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी।
तो प्रिपेयर विजयनगर ऑल्सो ठीक से। पर ऐसे भी मैंने जब बताया था कि जब ऐसे जब कोई ऐसे टर्म्स पूछे गए हो कि ये किस चीज़ के हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन कि जो फेवरेट टॉपिक्स है यूपीएससी के, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स हो गए, जैनिज्म बुद्धिज्म से कुछ रिलेटेड है, कुछ वाटर रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है, या फिर आपका अगेन विजयनगर रिलेटेड है, तो आप उन्हीं सब चीज़ों को चूज़ करिए, ठीक है? तो कल्याण मंडपास आप देखिए टेम्पल कंस्ट्रक्शन वो विजयनगर ही होगा, अगर आपको दिख रहा है तो आप उस पे चले जाइए, ठीक है? Consider the following statements. In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection was known as Amil. ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge of revenue collection, ठीक है, was Amil. ठीक है, we do not know, if you do not know it is fine. ठीक है, इसको हम रखते हैं. The Ikta system of sultans of Delhi was an ancient indigenous institution. ये यहाँ पे एक आपको doubtful चीज बताया जा रहा है कि indigenous, हम पढ़ते-पढ़ते इसे इसे हम स्किप कर देंगे कि इंडिजिनस में भी हो, नहीं हो, ठीक है? हम ऐसे पढ़ के एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन एंड वील बी क्वेश्चनिंग एकता सिस्टम क्या होता है? सुल्तान ऑफ दिल्ली लेकर के आए थे या नहीं? पर यहाँ पे देखिए इंडिजिनस, क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं इंडिजिनस है या नहीं? मे बी इंडिजिनस नहीं हो, मे बी कहीं और से ये लोग कहीं और का आया हुआ हो, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी मच डाउटफुल। तीसरा, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी इट इज केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो 2023 के पेपर में एक बताया गया था कि द स्तूपा वाज द स्तूपा ओरिजिनेटेड इन द बुद्धिज्म, ये जो था बुद्धिज्म के टाइम में ही स्तूपा का ओरिजिन हुआ था। तो ओरिजिन वाला, केम इनटू एग्जिस्टेंस वाला, ये सारा चीज गलत होता है, ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग, एंड ये इंडिजिनस वाला भी चीज इज रॉन्ग। तो यू हैव टू बी डाउटफुल, तो आप इन सब चीज़ों पे डाउटफुल होइए। आप ये नहीं देखिए कि अच्छा ठीक है, ये मुझे पता है या नहीं, मीर बख्शी क्या होता है मुझे नहीं पता है, रेन खिलजी में था या नहीं पता है। आपको वो जानना ही नहीं है, आपको ये जानना है कि ये सारी चीज़ें पे यूपीएससी ट्रैप लगाता है। आपको वो ट्रैप से बचना है बस। यू मे नॉट नो द करेक्ट आंसर, आपको नहीं पता हो करेक्ट आंसर, पर आपको गलत आंसर आपको पहचानना आना होना चाहिए कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एग्जिस्टेंस वाला नहीं सही होता है, इंडिजिनस वाला ये सब सही नहीं होता है। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज अमील। तो अमील अभी भी बहुत सारी जगहों पे अमील रेवेन्यू कलेक्टर्स होते हैं, तो वी आर नोइंग इट। तो दिस इज चांस, और नन ऑफ द अबव नहीं है। अगर नन ऑफ द अबव होता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, बिकॉज वी आर नॉट नोइंग दिस ऑल्सो। पर यहाँ पे अगर टू और थ्री, अगर थ्री तो आप बिल्कुल हटा दीजिए, तो थ्री ये चला गया एंड ये चला गया, एंड इंडिजिनस वाला इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तो दिस ओनली कि ऑप्शन वन होगा आपका सही, ठीक है? देन 13, सेंट निम्बरका वाज अ से कंटेम्पररी ऑल्सो, कंटेम्पररीज बिल्कुल गलत होते हैं, सही नहीं होते हैं, तो दिस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पे ग्रेटली इन्फ्लुएंस कैसे होगा? आप ज्यादा, आप मॉडरेट से आप एक्सट्रीम वर्ड्स पे यूज कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यूपीसी ट्रैप कहाँ लगाती है, आप वो बस पहचानना सीख जाइए। आंसर इज डी, ग्रेटली इन्फ्लुएंस कंटेम्पररीज जनरली गलत होते हैं। The 14th question number, with reference to British colonial rule in India, consider the following statements. Mahatma Gandhi was instrumental in the abolition of system of indentured labor. ठीक है, it is moderate statement, and ये बात भी ठीक बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी जो थे abolition of indentured labor में बहुत ज्यादा important रोल प्ले किए थे. It is fine. ठीक है, इन लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो ये तो हमें पता है कि महात्मा गांधी सपोर्ट कर रहे थे, वो बोले थे कि हमें इतनी बुरी परिस्थिति में ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दिस वाज एक एक थोड़ा सा डिसेंटिंग व्यू था बाकी सारे कांग्रेसमैन से। सो दिस वी नो कि दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट कि महात्मा गांधी वाज इन फेवर की नहीं, हमें ब्रिटिश का वर्ल्ड वॉर में साथ देना चाहिए। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, वी नो अबाउट। And then third is, consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. This is also a general mild statement, and ठीक है ये हुआ होगा, and ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को ऑब्वियसली अगर सॉल्ट लॉ तोड़ा जा रहा है तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल बता दिया गया होगा। सो या दिस इज ऑल्सो माइल्ड स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, ठीक है? तो 1 and 3 इज करेक्ट। तो आप देखिए बेसिक नॉलेज से आप अपना, आप हम ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट, बहुत सारे स्टेटमेंट्स है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, आपको बिल्कुल सिंपल चीजें पूछी जाती हैं यहाँ पे। या सी दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 15th विच सेज कि इंटरनेशनल मूवमेंट में आपको पेयर्स बताने हैं। तो सी यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू, अच्छा ठीक है। सो ये इसमें क्या करना है कि आपको अगर लाइक यहाँ पे आपका रूल फेल हो जाता है, बिकॉज रूल सेज कि ये मैच द फॉलोइंग में ओनली टू वाले ज्यादा सही होते हैं, पर यहाँ पे ओनली टू का ऑप्शन एक ही है, ठीक है? तो वी हैव टू ऑल्सो सी कि क्या बोला जा रहा है कि अगर ओनली टू के ऑप्शंस और होते,
क्योंकि यहाँ पे अगर अभी के देखे जाए तो अभी लिखा होगा ओनली टू, पर यहाँ पे दिया वन एंड टू, वन ओनली, थ्री ओनली, नंबर आपको दे दे रहे हैं, कौन से दो दो सही है वो आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे आपको रेशो देखिए, सिंगल मतलब कि एक स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे तीनों सही है, यहाँ पे दो सही है, यानी कि तीन आपके दिए हुए हैं और उसमें से बोला जा रहा है कि इनमें से कितने एक सही है या फिर तीन सही है। तो फिर आपको ये देखना है कि लाइक कि दो सही, दो का जो ये रेशियो है ना, तीन स्टेटमेंट है और ये जो दो सही होने के चांसेस अब यहाँ पे कम हो जाते हैं क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से प्लेस्ड है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि जैसे कि यहाँ तीन स्टेटमेंट है, तो तीन स्टेटमेंट में ऑड नंबर्स भी सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपके स्टेटमेंट में इस तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं तो। ठीक है, यूपीएससी यहाँ बताने की कोशिश कर रही है कि यह इवन नंबर ऑफ स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि एक ही इवन नंबर वाले स्टेटमेंट दिए ऑप्शन दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी करेक्ट। अगर और होते तो हमें हमें समझ में आता कि अच्छा यूपीएससी बताने की कोशिश कर रही है कि और भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे इवन नंबर वाले दो हैं, जैसे कि वन वन एंड थ्री टू, यहाँ पे दो यानी कि दो स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट सही है, जबकि यहाँ भी तीन ही स्टेटमेंट है, बट यूपीएससी इज टेलिंग कि नहीं, यहाँ पे दो स्टेटमेंट वाले ही दो दो स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, ठीक है। यहाँ पे एक ही ऑड नंबर ऑफ, जैसे कि तीनों के तीनों सही वाले एक ही है वर्ड, ये ऑप्शन यहाँ पे, लेकिन यूपीएससी बता रही है कि नहीं, देयर इज कि एक या तो एक सही होगा या तो तीनों सही होंगे, ठीक है। तो वी नो कि ये तो चलिए, ये तो केस ही नहीं होगी, हमने लक्ष्मीकांत में देखा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये थे, एंड दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो टू इज सही, अगर आपने लक्ष्मीकांत में ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि लक्ष्मीकांत में ये था। अदरवाइज अदरवाइज आई वाज नॉट नोइंग कि बाकी सबका मैंने मुझे इतना नहीं आइडिया था, पर ये हमने देखा था कि लक्ष्मीकांत में कई बार इनका मेंशन किया गया है, तो आई वाज नोइंग कि टू सही है। तो अगर ये सही नहीं है, अगर यूपीएससी स्टेलिंग की यही तीनों में से कोई से कोई, या तो ए या तो सी या तो डी, देन यू हैव कि टू सिर्फ इसी में है एंड डी इज द आंसर, ओके। मूविंग फर्दर, 16 it says कि with reference to Mia Tansen which of the following statement is not correct। ठीक है, नॉट वाले पे ध्यान दीजिएगा कि हमें जो पूछा जा रहा है उस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। सो तानसेन वाज गिवन द टाइटल टू हिम बाय एम्परर अकबर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एम्परर अकबर ने उन्हें ये टाइटल दिया था। दूसरा, तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैटर्न्स, तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास। देखिए किस तरह से फ्रेम किया गया है सेंटेंसेस को, ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही माइल्ड स्टेटमेंट है एंड इट मे बी करेक्ट। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि तानसेन अगर वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे, तो उन्होंने बहुत सारे रागस बनाए होंगे, ठीक है। ही कंपोज मेनी सॉन्ग ऑन हिज पैटर्न्स, ऑब्वियसली ही कुड। देन तानसेन कंपोज ध्रुपद्स ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, कंपोज किया जा रहा है, ठीक है, ये भी सही है। एंड बट ही वाज गिवन द टाइटल बाय हिम बाय एम्परर अकबर, कोई और भी तो हो सकता था यहाँ पे। एंड दिस इज अ प्लेन फैक्ट स्टेटमेंट जो बताया जा रहा है, सो दिस इसका बहुत हाई चांसेस है गलत होने का, ठीक है। तो दिस इज wrong। Then 17, who among the following Mughal emperors shifted emphasis from illustrated manuscripts to albums and individual portraits? So या शाहजहां नहीं है, हमें पता है, अकबर भी नहीं है, हुमायूं भी नहीं है, दिस इज जहांगीर ओनली बिकॉज या सो क्योंकि ये कई बार हमने पढ़ा है, ये इट इज़ वेरी मच फेमस कि जहांगीर के बहुत सारे पेंटिंग्स भी हैं, सेल्फ पोर्ट्रेट्स भी हैं, तो दिस वाज द आंसर वाज सिंपल, जहांगीर। Now next 18th is which on the following national parks, okay, so I was telling कि when you are preparing for prelims you have to prepare some of the things अलग से, जैसे कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे अलग से, जैसे कि आप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टाइगर रिजर्व्स, देन जो ट्राइब्स हैं, जितने भी इंडिया में ट्राइब्स है बहुत सारे, जो भी लाइक काफ़ी बड़े बड़े जो ट्राइब्स हैं, उन वो ट्राइब फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, थोड़े जीआई टैग्स आप देख लीजिए। तो इन सब का मैप बनाइए। तो आई हैव मेड सम ऑफ द मैप्स, कुछ मैप्स मैंने चैनल में डाला है, आप उन्हें देख देख लीजिए, या फिर आप अपने भी मैप्स बनाइए, मैप्स में ट्रेस करिए एंड मेमोराइज ऑल दोज। इट इज़ वेरी वेरी मच नेसेसरी कि आपको एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ द नेशनल पार्क्स पता हो, क्योंकि हर साल क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नेशनल पार्क्स में, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट। सो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। नाउ देयर इज अ कंप्लीटली को इटैलिक्स में ये लिखे हैं क्योंकि यू यू हैव टू फोकस ऑन दिस। दे वांट यू कि आप इसे फोकस करिए, कंप्लीटली कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, ठीक है। तो मानस नेशनल पार्क ये तो आपका असम में है।
ओके, सो मानस नेशनल पार्क ये आपका असम में है, ठीक है? तो असम में टेम्परेट अल्पाइन जोन कंप्लीटली नहीं है, ठीक है? देन यू हैव नामदाफा, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो दिस इज ऑल्सो नॉट इन कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन, ठीक है? नेवरा वैली इज अगेन इन वेस्ट बंगाल। तो ये आपका भी कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में नहीं आता है। ओनली वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो ही आपका कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में, क्योंकि वो हिमालयन रेंजेस तरफ में आता है। एंड दिस इज द ओनली आंसर। सो यू हैव टू फोकस कि आपको क्या-क्या चीज़ अलग से प्रिपेयर करने हैं। आप जो भी आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, आप उसके अलावा ये मैप्स में आप बिल्कुल इसे रोज़ रिवाइज़ करिए कि कौन-कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ हैं एंड टाइगर रिजर्व्स आप देख लीजिए। सो ऑल दिस इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज़ अटल इनोवेशन मिशन इज़ सेट अप अंडर द, अच्छा यहाँ पे इट इज़ वेरी मच सिंपल, क्योंकि ये सब होते नहीं है। नीति आयोग इज़ आल्सो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी, ठीक है? तो इट इज़ वेरी मच सिंपल, नीति आयोग इज़ द आंसर। देन या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है कि 21 जून हो गया, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, इक्विनॉक्सेस पे क्वेश्चन पूछ रही है, बिकॉज दे वांट यू टू, दे वांट कि आपको पता है कि नहीं इन सब चीजों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है कि नहीं। तो अगर आपको ये पूछा जाएगा कि ऑन 21 जून, 21 जून में आपका क्या होता है कि जो सनराइज होते हैं, जैसे कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होता है, तो व्हाट हैपेंस कि समर है यानी कि जो सन के रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रहे होंगे, ठीक है? तो यानी कि क्या होगा, द इट डज नॉट सेट, द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल। तो ऑब्वियसली इफ ये इस तरीके से होते हैं, ये लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर है, इधर इधर लेट्स सपोज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये दिस इज योर इक्वेटर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लेट्स सपोज, ठीक है? तो आपके सन के रेज डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रहे होते हैं, तो आपका ये वाला चीज थोड़ा टिल्टेड टिल्टेड है ना, ये वाला थोड़ा सा टिल्टेड है आपका अर्थ। तो यहाँ पे क्या होता है, इधर सन रेज आपके आ रहे होते हैं, दिस इज सन रेज, ठीक है? दिस इज ऑल्सो सन रेज। सो व्हाट हैपेंस कि आपका आर्कटिक सर्कल में क्या होता है कि आपका दिन मतलब पूरे दिन भर में आपको यू कैन नॉट सी नाइट, लाइक द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल। सो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है? यहाँ पे अंटार्कटिक डज नॉट सेट बिलो द अंटार्कटिक सर्कल, ये होगा आपका जब हमारा जब जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपका जब सन का रेज डायरेक्टली पड़ रहा होगा, तब वैसा होगा ये वाला। तो दिस इज नॉट करेक्ट। द सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून, ये आपका इक्विनॉक्स पे होगा, ये भी गलत है। सन शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न नहीं होगा, गलत है ये, ठीक है? इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा ये। तो ओनली वन इज आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू, आपको जब आप जब पढ़ रहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डायग्राम से आप समझ लें कि क्या चीजें चल रही है, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं काफी तरीके से। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।